दोस्तों, दुनिया में सिर्फ तीन तरह की कंपनियां होती हैं। एक सरकारी, दूसरी निजी और तीसरी मिश्रित। सरकारी वो जो सरकार के स्वामित्व में होती हैं। निजी वो जो निजी हाथों में होती हैं, यानी उस पर या तो एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है या फिर व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है। इसके बाद होती हैं मिश्रित, अर्थात जिनमें कुछ भाग सरकार का होता है और कुछ निजी व्यक्तियों का। पूरी दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक जो भी कुछ बनता है वो इन्हीं तीन प्रकार की कंपनियों में बनता है। चाहे वो कार हो, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो या रोजमर्रा का सामान हो। शैम्पू, कंघी तेल से लेकर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा तक सब कुछ इन्हीं तीन प्रकार की कंपनियों में आ जाता है। चाहे वो किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट हो या सेवा हो, सभी इन तीन तरह की कंपनियों या सर्विस सेक्टर में ही बनता है। भारत में सरकारी कंपनियों के उदाहरण के तौर पर हम इंडियन रेलवे को देख सकते हैं, एयर इंडिया को देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम को देख सकते हैं, कोयल इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को देख सकते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनियों के उदाहरण के तौर पर हम टाटा ग्रुप को देख सकते हैं, रिलायंस ग्रुप को देख सकते हैं, ईसर ग्रुप को देख सकते हैं, गोदरेज ग्रुप को देख सकते हैं और मारुति और महिंद्रा जैसी बड़ी एमएनसी कंपनियों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार दुनिया में सिर्फ तीन तरह की कंपनियां होती हैं: सरकारी, प्राइवेट और मिश्रित। अब यदि एक सरकारी कंपनी जो सरकार के स्वामित्व में आती है, उसका स्वामित्व एक निजी कंपनी को बेच दिया जाता है, अर्थात सरकार अपनी किसी कंपनी को, मान लीजिए रेलवे है, रेलवे को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी निजीकरण। इंग्लिश में कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन। और यदि सरकार रेलवे का कुछ भाग प्राइवेट कंपनियों को बेचती है और कुछ अपने पास रखती है, तो इसे कहा जाएगा कि अब रेलवे मिश्रित हो चुका है। तो इस प्रकार सरकारी कंपनी को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। इसके उलट यदि सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को खरीद कर उसे सरकारी बनाती है, तो इसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जैसे कि भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जब सरकार ने उन्हें खरीद लिया था। बहुत से देशों की सरकार सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेच देती है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है सेल रेवेन्यू का, अर्थात जब सरकार किसी कंपनी को प्राइवेट लोगों को बेचती है तो उसे मुनाफा होता है, काफ़ी सारा पैसा एक साथ मिल जाता है जिससे वो जन कल्याणकारी काम कर सकती है। इसके अलावा सरकार को उस कंपनी के लिए स्पेशल अलग से बजट निकालने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे यदि सरकार रेलवे को प्राइवेट लोगों को बेच देती है तो उसे रेलवे के लिए अलग से बजट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सरकार का कुछ बोझ कम हो जाता है। इसके अलावा जब सरकार किसी कंपनी को निजी हाथों में बेच देती है तो उस कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो कंपनी सरकारी थी तो उसका लक्ष्य था लोक सेवा करना, अर्थात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मुहैया करवाना। इसलिए जब कोई कंपनी सरकारी होती है तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम नहीं करते, क्योंकि लोक सेवा कोई ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन नहीं है। इसके विपरीत जब सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो उस कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, और वो कंपनी अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव देती है। जो कर्मचारी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए पैसा एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करता है और जो कंपनी सरकारी से प्राइवेट में तब्दील हुई है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब कोई कंपनी सरकारी से प्राइवेट में चेंज होती है तो उसमें लाल फीताशाही का अंत हो जाता है। लाल फीताशाही का अर्थ है बिना किसी वजह से कार्यों में देरी करना। सरकारी कामों में यह अक्सर देखा जाता है कि मात्र एक सिग्नेचर की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है या काम को करने में ढील दी जाती है। इसलिए जब कोई कंपनी सरकारी से प्राइवेट में तब्दील हो जाती है तो उसमें लाल फीताशाही का अंत हो जाता है और उसमें तेजी से फैसले लिए जाने लगते हैं, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सरकार किसी भी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करती। वहीं जब किसी कंपनी को प्राइवेट बना दिया जाता है तो वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अपना मुनाफा कमाने के लिए
प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ा देती है और नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके देखती है कि किस टेक्नोलॉजी से उसे ज़्यादा मुनाफा होगा। उसका लक्ष्य होता है अच्छा प्रोडक्ट कम दाम पर बनाना, ताकि वह कंपटीशन भरे मार्केट में सबसे अग्रणी स्थान पर खड़ी हो सके। इसके अलावा जहां सरकारी कंपनी में स्किल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहीं प्राइवेट कंपनी केवल उन लोगों को अपने यहाँ भर्ती करती है जो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, क्योंकि स्किल्ड लोग ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा देते हैं। इसके अलावा जब कोई कंपनी सरकारी से प्राइवेट बन जाती है, अर्थात उसका निजीकरण हो जाता है, तो उसमें राजनीतिक दबाव भी नहीं रहता। जहां सरकारी कंपनियों को राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है, वहीं प्राइवेट कंपनियों में राजनीति न्याय के बराबर होती है। वहीं सरकारी कंपनियों का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। एक सरकार 5 वर्ष के लिए आती है, इसलिए वो 5 वर्षों में पूरे हो सकने वाले कार्य पर ही ज़्यादा बल देती है। वहीं प्राइवेट कंपनी एक लाइफ लॉन्ग विजन तैयार करती है और उसी को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। इसलिए जब कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट हो जाती है, तो उसका विजन बड़ा हो जाता है और वो और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में निजी लोगों के शेयर होते हैं, इसलिए वो कंपनी पर और अच्छे से काम करने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि निजीकरण के केवल लाभ ही हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है मोनोपोली का क्रिएट हो जाना। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली का अर्थ होता है किसी एक कंपनी का पूरे क्षेत्र में प्रभुत्व हो जाना। अर्थात यहाँ पर हम दोबारा से रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि रेलवे निजी हाथों में चली जाती है, तो उस कंपनी की, जो कंपनी रेलवे को खरीदेगी, उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी और वो अपने अनुसार अपने फायदे के लिए मनचाहा किराया वसूल करेगी। सरकारी कंपनियों का लाभ ये होता है कि सरकारी कंपनियां मुनाफे पर ज़्यादा जोर नहीं देती। सरकार का लक्ष्य होता है अपनी कंपनियों के जरिए या अपने उद्योगों के जरिए लोक सेवा करना, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो लोगों से ही आता है और उसका कार्य भी होता है लोगों की सेवा करना। लेकिन प्राइवेट फर्म का काम होता है अपना मुनाफा कमाना। इसलिए यदि किसी क्षेत्र में प्राइवेट लोगों की मोनोपोली हो जाती है, तो वो अपने हिसाब से किसी भी वस्तु का रेट तय करते हैं। और इसी तरह रेलवे में भी है। यदि रेलवे में किसी प्राइवेट फर्म की मोनोपोली हो जाएगी, तो वह मनचाहा किराया वसूल करेगी लोगों से। सरकारी कंपनी जहां सामाजिक सुधारों की बात करती है और अपने मुनाफे को बाद में रखती है, वहीं प्राइवेट कंपनी में मुनाफा पहले होता है और किसी भी तरह का सामाजिक लाभ बाद में देखा जाता है। इसलिए सरकारी कंपनियां नियमों का पूर्णतः से पालन करती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपने मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रख सकती हैं। जैसे इसमें पर्यावरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो सरकारी कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर अलग से दबाव डालना पड़ता है। जहाँ तक संभव होता है, वे कोशिश करती हैं कि उनके मुनाफे में किसी भी तरह की कमी न आए। इसलिए वे बाहरी मुद्दों पर, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा है, इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निजीकरण बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जैसे कि हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो। यदि इनमें निजीकरण किया जाता है, तो यह बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो प्राइवेट लोगों की मोनोपोली होने के बाद लोगों के लिए आम स्वास्थ्य सुविधाएं लेना भी बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे कि हम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की फीस में अंतर को देखते हैं, ठीक ऐसे ही यदि सभी हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए जाएंगे, तो आम आदमी की पहुंच से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर हो जाएंगी। इसी तरह एजुकेशन है। शिक्षा को यदि पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए, तो इसमें भी बहुत अधिक फीस ली जाने लगेगी और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। ठीक ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। इसमें भी किराया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो ये वे सेक्टर हैं जिनमें मोनोपोली भी बन सकती है, और यदि मोनोपोली बन गई, तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि निजीकरण बहुत से मामलों में फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के लिए निजीकरण अच्छा है और किसके लिए नहीं। और दूसरा कि सरकार किस तरह से किसी कंपनी का निजीकरण करती है और किन शर्तों पर करती है। वे सब देखने के बाद ही हम यह कह सकते हैं कि निजीकरण जिन परिस्थितियों में किया गया है या जिस कंपनी का किया गया है, इससे लोगों को लाभ होगा या नुकसान होगा।